जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में एक अलग कशमकश नजर आ रही है। एक तरफ चाइना की रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी हेडक्वार्टर में नजर आती है, दूसरी तरफ चाइना सक्शम वैली पर अपना हक का दावा करता है। दो अलग अलग इस तरह की चीजें चल रही हैं। साथ ही भारत और चाइना के बीच में रिश्ते भी बेहतर होते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खुल रहे हैं, फ्लाइट्स खुल रही हैं, काफी कुछ हो रहा है, ई वीजाज और काफी कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ चाइना का वही स्टांस। तो ये जो डबल गेम चाइना खेल रहा है, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मामले को एड्रेस भी किया है और चाइना का जो ये डुअल गेम है उस पर बात की है। तो इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर जो चाइना खेल खेल रहा है उसके पीछे क्या कहानी है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना आखिर क्या करना चाह रहा है? एक तरफ भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाह रहा है, दूसरी तरफ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें, और कहीं ना कहीं अब जो सक्शम वैली पर भी उन्होंने अपना हक जता दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो सक्षम वैली है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था, जिसको चाइना को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था 1963 में। उस सक्षम वैली के अंदर एक सीपेक का रूट जो है वो डेजिग्नेटेड रूट है, और सीपेक के फेज 2 के अंदर वहां पर एक रोड बनाया जा रहा है, ताकि जो ग्वादर प्रोविंस से चाइना से जो लिंकिंग रोड है वो सक्शन वैली से गुजरेगा। और इन्होंने अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। उसी मद्देनजर भारत के जो विदेश सचिव है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला है कि सक्शम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भी चाइना को ये जमीन गिफ्ट की है पाकिस्तान ने, इट इज इलीगल। और इसी के जवाब में कल चाइना ने वापस बोला कि सक्शम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और आज भारत ने वापस रेफ्यूट कर दिया कि सक्शम वैली जो है वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट इज इलीगल। आप समझ लीजिए, 2 दिन में 2 बार कंटिन्यूसली इंडियन सरकार ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने एक तरह से चाइना को काउंटर किया है ऑन द वर्ल्ड लेवल। पहले कभी नहीं हुआ था, हम कभी बातचीत नहीं करते थे, हम कभी सक्षम वैली पे बात नहीं करते थे, हम अक्साई चीन पे बात नहीं करते थे, पर अब हम चाइना से डायरेक्ट एक तरह से बातचीत कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। वहां पर कुछ भी होता है तो इंडिया इज गिविंग द रिस्पॉन्स। एक तरह से दिस इज एन असर्टिव डिप्लोमेसी, और एक तरह से मैसेज भेजा जाता है वर्ल्ड को कि ये जो सक्षम वैली है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था और इलीगली गिफ्ट कर दिया गया चाइना को। तो कहीं ना कहीं चाइना का एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है एक तरह से बैकफुट पे आ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस अंबर जी, दिस इज व्हाट इज दिस इज गोइंग ऑन। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये होता है कि हम एक तरफ जैसे कि शुरुआत से ही बात की थी कि भारत से, अब भारत और चाइना जो है जिस तरह से, और एक तरफ रिश्ते भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसको खुलकर बात की जा रही है उस पर। तो आखिर किस तरह देखे कहाँ जा रहा है ये दोनों देशों का रिश्ता? देखिए, एक तरह से दोनों देश चाहते हैं कि ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हो, बाउंड्री इश्यू को बैक बर्नर पे रख दिया जाए, और भारत को लग रहा है कि जहां पर भारत का फायदा है वहां पर हम चाइना से अपने रिश्ते इंप्रूव कर लेते हैं। जैसे भारत को अपनी पावर सेक्टर जनरेशन के अंदर चाइनीज जो कंपनीज है उनकी एक तरह से जरूरत है, हम वहां पर चाइना को इनवाइट कर रहे हैं। हमने हम्म। चाइना चाइना के लिए वीजा भी ओपन कर दिया है, क्योंकि ट्रेड के लिए अच्छा होता है। और इस टाइम पे भारत जो है एक तरह से मेक इन इंडिया को अगर हमें एक तरह से सक्सेसफुल करना है तो हमें चाइना से अभी रिश्ते रखने, अच्छे रिश्ते रखने की जरूरत है ट्रेड वाइज। और उसी नजर आप देखिए कि एक तरह से बातचीत हो रही है ट्रेड के अंदर भी, एक बहुत ही मतलब नैरो स्ट्रेच में बात हो रही है। हम वीजा उनको इश्यू कर रहे हैं, हमने उनको ऑल आउट एक तरह से उनसे एक तरह से यारी दोस्ती नहीं कर ली है। इट इज अ कंडीशनल ट्रांजैक्शन कि आप हमको अगर आप ये कंसेशन देते हो तो हम आपको ये कंसेशन देंगे। और चाइना भी चाहता है कि भारत के मार्केट में उसको मिले, क्योंकि चाइना के पास एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और उसको भारत का मार्केट इसके लिए चाहिए ताकि वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को भारत के अंदर डिप्लॉय कर सके और अपनी इकोनॉमी को बचा सके। तो ये जो है एक ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट है।
अब देखिए चाइना ने हमारे जो टनल बोरिंग मशीन्स है उसको ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने हमें स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो केमिकल थे वो ब्लॉक कर दिया था। हमको जो नियोडाइमियम जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जो उससे मैग्नेट्स बनते हैं उसको ब्लॉक कर दिया था। कहीं न कहीं अब कहीं मेरा ये मानना है कि भारत ने एक तरह से ये इश्यू रिज़ॉल्व करने के लिए चाइनीज़ कंपनीज़ को अलाउ किया है ताकि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ चाइनीज़ कैपिटल और या चाइनीज़ मशीनरी जो है वो भारत में आ सके। उमेश जी, एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव नज़र आए, तो कैसे देखा जाए अगर चाइना को इस तरह से आपने कहा कि सीधे उनकी मशीनरी और ये सारी चीज़ें आती रहें, तो कहीं न कहीं चाइना इन्फिल्ट्रेट करेगा और चाइना को सब जानते हैं कि वो चाइना किस तरह काम करता है, तो किस तरह की दोस्ती हुई? देखिए चाइना को भी समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी अभी भारत में आने वाली नहीं है। क्लियर कट में ये मेरा मानना है क्योंकि 2008 में यही सीसीपी ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक एमओयू साइन किया जिसके क्या डिटेल्स है आज भी सीक्रेट है। और पिछले 12 साल से 3 इलेक्शन कांग्रेस हमेशा हार चुकी है। लोकसभा इलेक्शन 2014, 19 एंड 2024। इनफैक्ट कांग्रेस 100 सीट भी नहीं लेके आ पाई तीनों इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं चाइना को लग रहा है कि अब कांग्रेस जो है एक तरह से इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप से उसका बैंड बाजा बारात बजने वाला है और एक तरह से उसका क्रियाक्रम होने वाला है। तो वो एक तरह से अपना हेज बेट करना चाह रहे हैं। वो अपने रिश्ते जो हैं बीजेपी और आरएसएस दोनों के साथ वो एक तरह से इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कुछ बातचीत हो सके, बाई चांस कांग्रेस कभी आए नहीं तो उनको डील तो बीजेपी से करना पड़ेगा, बीजेपी और आरएसएस के लिए। इसके लिए वो एक तरह से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन रिलेशनशिप विद बीजेपी एंड आरएसएस। ये ऑलरेडी होता रहता है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर ये सब इवैल्यूएशन होता रहता है क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो देखिए 2 से 3 डिकेड अहेड सोचते हैं। और उसी मद्देनज़र ये अभी भारत आए हैं और भारत के साथ उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के हेडक्वार्टर जाके वहाँ पर सीसीपी ऑपरेटिव्स और लीडर्स ने मुलाकात की है। बट मेरा ये मानना है कि भारत आपके घर पे अगर आपका दुश्मन भी आता है, तो भारत उनको वेलकम तो करेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि आप उनको वेलकम नहीं करोगे, घर से धक्के मारते निकाल दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस हिसाब से उनको होस्ट किया है, एक अच्छे होस्ट के जैसे। सिमिलरली अगर कोई आरएसएस के लीडर्स अगर चाइना चले जाते हैं, तो सीसीबी भी उनको होस्ट करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें मतलब ये चीज़ देखिए कि 2008 में कांग्रेस के साथ जो उन्होंने एमओयू साइन किया है और उसके बावजूद वो अगर बीजेपी और आरएसएस से मिलने आ रहे हैं, तो इनफैक्ट चाइना को भी मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस जो है वापस पॉलिटिकली सत्ता में नहीं आ सकती। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सामने अपने जो सीसीपी ने जो है बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ मिलाने की सोच लिया है। एक तरह से क्लाइंब डाउन है ऑफ सीसीपी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ऐसा ही अगर हमने स्टैंस रखा हमारे बॉर्डर पे, हमने ऐसे ही अगर चाइना के जितने भी ये पॉलिटिकल मूव्स वो खेलता है, जो फ्रेंडशिप के मूव खेलता है, अगर हमने उसको एक तरह से चैलेंज किया और हमने उनको एक बता दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जब तक आप इक्वालिटी टर्म्स में नहीं आओगे, तब तक चाइना मानने वाला नहीं है। और इसी मद्देनज़र एक और एक चीज़ बता देता हूँ, अजीत डोभाल जो है अभी चाइना जाने वाले हैं और वहाँ पर भी वो बात करेंगे बाउंड्री डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने की। और इसी के मद्देनज़र आप देखिए कि ये एक नई इन्फॉर्मेशन जो आई है, अभी-अभी आई है और जिससे बता रहे हैं कि और देखिए उसी टाइमिंग के हिसाब से आप देखिए सक्षम वैली का इश्यू भी रेज़ किया गया। तो क्या एक तरह से भारत बोल रहा है चाइना को कि आप जो कर रहे हो सक्षम वैली में, वो भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज़ अ क्लियर कट मैसेज टू चाइना कि भारत का ये जो अक्साई चिन और सक्षम वैली जो है, वो भारत का अभिन्न अंग है और आप इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इट्स इल्लीगल, इंटरनेशनली इल्लीगल उन्होंने बोल दिया है। ताकि फ्यूचर में अगर पीओजे के हमारे हाथ में आता है, तो सक्षम वैली भी हमारे हाथ में आ जाए। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि भारत और चाइना के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि चाइना को आपको
you have to talk with China from the position of strength. और आपको स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है, आपको असर्टिवनेस दिखाने की जरूरत है। 1962 में आपने देख लिया कि कैसे हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, नेहरू जी, उन्होंने चाइना के सामने अपनी एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। अगर हम उस दिन हमारी एयरफोर्स को यूज कर लेते तो हम अक्साई चीन को बचा सकते थे। और 1967 के वॉर में जब हुआ था, जो सिक्किम के नाथुला पास पे हुआ था, वहां पर भारतीय सोल्जर्स ने 300 चाइनीज को मार गिराया था, सोल्जर्स को। तो चाइना को समझ में आ गया कि भारत अगर एक तरह से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चाइना से भिड़ेगा तो चाइना वो एक तरह से भारत के सामने टिक नहीं सकता हमारे बॉर्डर पे। मैं आपको बता देता हूँ, चाइना इसके लिए डरा हुआ है, इसके लिए वो डायरेक्ट वॉरफेयर में नहीं आता। इनफैक्ट गलवान के अंदर भी हमारे 20 सोल्जर मारे गए थे, उनके 43 मारे गए थे, और उसको भी, उस डेथ को भी चाइना ने छुपाया, उन्होंने फिर सिर्फ 4 बताई। तो ये बताता है कि चाइना कितना डरा हुआ है। उसको समझ में आ गया कि अगर ये फिगर्स बाहर आते हैं तो उनकी आर्मी के ऊपर एक तरह से मनोवैज्ञानिक एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। और हमें भी यही करना है। चाइना से बात होती है, बातचीत करो और क्लियर कट बोलो कि ये सब चीजें अनएक्सेप्टेबल है। आप अगर अपने बाउंड्री को मिलिटराइज करोगे तो हम भी करेंगे, आप उधर डिप्लॉय करोगे तो हम भी डिप्लॉय करेंगे। हम, अगर आपने तिब्बत के अंदर आपने हैंगर्स बनाए तो हम भी न्योमा इंटरनेशनल बेस बनाएंगे। हम वहां पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डिप्लॉय करेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहां पे टनल्स बनाएगी, अटल टनल बनाएगी, और पूरा एलएसी के ऊपर हम उसको वहां पर एक तरह से पूरा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या हुई चाइना के एग्रेशन से, मैं आपको बता देता हूँ। बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले जहां पर हमारे फोर्सेस को पहुंचने में 4 या 5 दिन लगते थे वेपनरी के साथ, अब हम 12 घंटे के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सब काम हुआ चाइना के कारण। सो वी शुड अप्रिशिएट चाइना कि उन्होंने वहां पे मिलिटराइजेशन की, जिससे फोर्स किया भारत को कि आप भी अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, और वहां से कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स है, और हम एक तरह से सीरियस हुए हैं अपने बॉर्डर्स के लिए लेके भी। और जो इंटरनल फ्रंट जो चल रहा था भारत के अंदर, जो अनचेक्ड माइग्रेशन चल रहा था, उसके ऊपर भी विराम लगा है। पूर्ण विराम तो नहीं लगा है, पर कुछ ना कुछ हद तक विराम लगा है। पूर्ण विराम या कुछ हद तक विराम, लेकिन अब सवाल यही है कि किस हद तक चाइना और भारत के रिश्तों के बीच में शांति आ सकती है, क्योंकि बहुत लंबे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं दोनों के बीच में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और साथ ही जो चाइना की नीति है विस्तारवाद की, तो ऐसे में कितने लंबे समय तक ये रिश्ता चल पाएगा? देखिए, चाइना और भारत के बीच में ये टेम्परेरी बॉर्डर रिस्ट्रेंट चल रहा है। 2026 में हम ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, 2027 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी चाइना के पास है। तो ये 2 साल तो कुछ होने वाला नहीं है। 2028 में यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ बिल्डअप और सम सॉर्ट ऑफ क्लैशेस। तो मैं और भारत सरकार को भी मालूम है, क्योंकि चाइना जो है, जैसे ही वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को ले लेता है, अगला बारी जो है वो अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख का ही है। ये क्लियर कट भारत सरकार को मालूम है। तो कहीं ना कहीं हमें चाइना के इंटेंशन से एक तरह से वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यूचर वॉर विद चाइना। और चाइना की तो पॉलिसी है कि वो जो तिब्बत है उसको हाथ मानता है, और जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान, उसको फिंगर्स मानता है। और वो पांचों को बोलता है कि मेरे भागे और मैं लेके रहूंगा। तो ये सब चीज आप देखेंगे कि वो भूटान को भी खाएगा, वो नेपाल के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और इसी के अंदर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, तीनों जगह पर वो अपना क्लेम बढ़ाएगा और वहां पे विस्तारवाद की नीति करेगा। अगर आप चाइना को अपना दोस्त मान रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कंडीशनल शांति है यही तो जो मैंने चाइना। कहा हुई थी कि जब हम जानते हैं कि चाइना की विस्तारवाद की नीति है, और चाइना जो है वो तो पूरी दुनिया को अपना मानता है, तो ऐसे में चाइना की दोस्ती और ये रिश्ता कैसे, कब तक और क्यों हमने जो हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उसको अभी पीछे करके चाइना के साथ दोस्ती की है? हमने दोस्ती खत्म नहीं की है, हमने तो दोस्ती की भी बात कर रहे हैं, और हमने सक्षम वैली को भी एक तरह से फोरफ्रंट पे रख दिया है।
और आगे जाके अगर चाइना इसके ऊपर बढ़ेगा तो हम तिब्बत इश्यू को भी लेके आएंगे, हम दलाई लामा को भी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना हम्म, कहीं भारत जो है चाइना से दो दो हाथ करने के लिए रेडी हो गया है। उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि भले हम आपसे ट्रेड टॉक्स कर रहे हैं, पर अगर मन करेगा तो दो दो हाथ भी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और सक्षम वैली का मैसेज भी इसी के लिए दिया जा रहा है, आप देखिए। और उसी समय आप देखिए, घर जब वो घर पे आ रहे हैं मिलने, उसी समय सक्षम वैली की बात हो रही है। तो ये सब एक तरह से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि ठीक है भैया, अपने हद में रहोगे तो आपके साथ दोस्ती रखेंगे, नहीं तो लात और घूंसे मारने के लिए भी हम रेडी हैं। तो अब देखते हैं कि इस पूरे उस पर क्या अपडेट नजर आता है, क्योंकि भारत में जो चाइना ने सक्षम वैली क्लेम किया, उसके ऊपर भारत ने रिस्पांस दिया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अजीत डोवाल साहब चाइना भी जाने वाले हैं, तो क्या चाइना और भारत के बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है उसको लेकर कोई हल निकल कर आएगा? अंबर क्या? जी, जी। अभी हमारे आर्मी चीफ ने भी एक बोला है कि हम मई 2025 में हम लैंड बॉर्डर जो था हमारा, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको हम क्रॉस हुँ, करने के लिए भी रेडी थे। वी वर रेडी फॉर लैंड ऑपरेशन। ये हुँ, एक तरह से इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हम चाहें तो बाउंड्री चेंज भी कर सकते हैं, हम भूगोल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी बोली थी कि हम भूगोल बदल सकते हैं। तो ये एक चीज आज की के दिन, जब चाइनीज सीसीपी के लोग बीजेपी के और आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे हैं, उस टाइम पे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हुँ, आप देखिए मैसेजिंग क्या दे रहे हैं कि भारत आपको वेलकम भी करेगा, दोस्त बनोगे, दोस्ती निभाएगा, नहीं तो दुश्मनी के लिए तो हम रेडी है, हम तो हुँ, लड़ने के लिए रेडी है। ये हुँ। मैसेज और पोस्चरिंग इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए। नहीं तो नेहरू के टाइम पे हमारे पास कैपेसिटी थी, कि कैपेबिलिटी थी कि हम अपनी एयरफोर्स यूज कर सकते थे, पर नेहरू की बेवकूफी के कारण वी लॉस्ट एक्साइटेड। तो ये एक चीज जो हमको, हमने क्लियर कट मैसेजिंग मोदी सरकार दे रही है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि क्या कुछ हमें आगे और भारत और चाइना के रिश्तों के बीच में नज़र आता है। क्या इस बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट का कोई हल नज़र आएगा, या कुछ बड़ा हमें देखने के लिए मिलेगा? बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, धन्य